पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर हमने पहले देखा कि कोकाई हमारे पास है, बेसिलाई हमारे पास है, कुछ जो ग्राम पॉजिटिव थे वो सारे कोकाई थे, और एक एक्सेप्ट एक को छोड़कर, यानी कि निस्सेरिया जो था वो कोकाई तो है लेकिन ग्राम पॉजिटिव नहीं है, ग्राम नेगेटिव है, तो दिस इज अ ग्राम नेगेटिव कोकाई। एंड इसके बारे में बात करें, बेसिलाई के बारे में बात करें तो सारे बेसिलाई ग्राम नेगेटिव होते हैं, बट हमने एक निमोनिक देखा था यहाँ पर कि जिसको हमने मैकडोनल्ड्स का मतलब ये है कि ये सारे के सारे कैसे हैं, ग्राम पॉजिटिव। ये बेसिलाई तो है बट दीज ऑल बैक्टीरिया आर नॉट ग्राम पॉजिटिव, दीज आर ऑल नॉट ग्राम नेगेटिव, दीज आर ग्राम पॉजिटिव, राइट। तो सबसे पहले स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की बात करते हैं। चलिए इस बैक्टीरिया को तुमने कहीं दफा सुना होगा, स्टेफ ऑरियस। चलिए तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके देखते हैं, है ना, तो क्या चीजें निकल के आती है हमारे सामने। देखो यहाँ पर हम इसको ब्रेक करके देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेफ की तरफ जाते हैं कि स्टेफ तो आ गया, फिर यहाँ पर हमारे सामने आता है कोकस, है ना, स्टेफाइलोकोकस, है ना, तो कोकस भी आ गया, एंड अनदर थर्ड वर्ड इज ऑरियस। देखो आपने कोकाई का मतलब समझ लिया है, कोकाई का मतलब ये कि सर ये कोमा 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 ऐसे शेप को कोकाई होंगे, तो कोकाई का मतलब मैंने कहा था सर ये ग्राम पॉजिटिव भी होंगे, तो हमारे सामने दो चीजें तो क्लियर होगी, देख तो कोकाइन का शेप है और ग्राम पॉजिटिव भी बैक्टीरिया। सो व्हाट इज द मीन ऑफ स्टेफ? स्टेफ का मतलब क्या है? स्टेफ का मतलब होता है बंच ऑफ ग्रैप्स, है ना, बंच ऑफ ग्रैप्स। तो देखो यहाँ पर आपको देखो, ये देखो ये यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिख रही होगी, ये बंच ऑफ ग्रैप्स की तरह तो दिख रहा है ना बच्चे, तो ये बंच ऑफ ग्रैप्स जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा, राइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बंच ऑफ ग्रैप्स भी आपको दिखेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि सर और क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, राइट, और क्या चीज़ें। अब इसका मतलब क्या है? ऑरियस का मतलब देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा एयू जो है वो ऑरम जिसका मतलब जो है वो कलर कैसा होता था, गोल्ड कलर का होता था ना, तो गोल्ड कलर। देखो यहाँ पर इसका आपको कलर कैसा दिख रहा है, गोल्ड कलर का दिख रहा है, कैसा, गोल्ड कलर का। तो आपको यहाँ पर बोल दो कि इसके अंदर पिगमेंट कौन सा है, सर गोल्डन कलर का है, कैसा है, गोल्डन कलर का पिगमेंट यहाँ पर है, राइट। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिर दूसरी बात, ये टेस्ट कैसा देता है, ये कैटलेज टेस्ट पॉजिटिव आता है, कैटलेज टेस्ट कलर का पिगमेंट यहाँ पर है, राइट। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिर दूसरी बात, ये टेस्ट कैसा देता है, ये कैटलेज टेस्ट पॉजिटिव आता है, कैटलेज टेस्ट इसके अंदर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। कैटलेज टेस्ट क्या होता है, जब हम कल्चर मीडिया पढ़ेंगे तब वी विल एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द मीन ऑफ कैटलेज टेस्ट। तो यहाँ पर आपको अभी के लिए इतना याद रखना है कि कल्चर टेस्ट जो है वो इसका पॉजिटिव आएगा, राइट। तो स्टेफ और इसके बारे में देखो कितनी बेसिक चीजें हमारे पास क्लियर होगी। सर स्टेफ का मतलब होता है बंच ऑफ ग्रैप्स, तो इसका शेप कैसा हो गया, बंच की तरह हो गया, बंच किसका, ग्रैप्स का, राइट। फिर उसके बाद हमने कोकस का मतलब सर इट्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और इट्स कोकाई बैक्टीरिया, राइट। फिर एयू का मतलब इट्स गोल्डन कलर बैक्टीरिया, राइट। नाउ द पिगमेंट इज गोल्डन, नाउ द टेस्ट इज कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। देखो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ स्टेफ ऑरियस जो इन्फेक्शन करेगा हम उसको एक बार में यहाँ पर पढ़ने वाले। तो स्टेफ ऑरियस के जितने भी यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स हैं आप यहाँ पर याद रखेंगे सॉफ्ट पेन से, किससे, सॉफ्ट पेन से याद रखेंगे। तो एस का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर, ओ का मतलब क्या रहेगा, FTPAINS, इन सब का मतलब क्या क्या रहेगा, चलिए हम बात करते हैं। तो इस एस का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर, एस का मतलब जो है यहाँ पर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। आपने इसको सुना होगा बॉयल्स, देखा होगा ना आपने कि किसी को फोड़ा हो गया, तो दैट इज स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यहाँ पर रहता है। फिर दूसरा ओ का मतलब क्या होता है सर, ओ का मतलब होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस रहेगा। और मोस्ट कॉमन इसका कॉज क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन कॉज इसका जो है वो क्या रहने वाला है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लाइक कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो है वो उसका क्या रहेगा, स्टेफ ऑरियस। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा, स्टेफ ऑरियस। तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टेफ ऑरियस रहेगा। एफ का मतलब क्या है यहाँ पर, एफ का मतलब है फूड पॉइजनिंग, क्या रहेगा, फूड पॉइजनिंग का जब भी आपके पास केस आएगा आपको हिस्ट्री देगा कि सर कितने देर बाद पॉइजनिंग होना स्टार्ट हुई, ऐसा क्या खाया जिसकी वजह से स्टेफ ऑरियस की पॉइजनिंग हमें देखने को मिली। तो आप कहेंगे सर स्टेफ ऑरियस की पॉइजनिंग के अंदर आपको दो चीजें याद रखनी है, तो पहला इंक्यूबेशन पीरियड याद रखना है, और दूसरा यहाँ पर आपको मिल्क और मीट का हिस्ट्री देगा। किसका देगा, मिल्क और मीट का हिस्ट्री देगा। इंक्यूबेशन पीरियड कितना देगा, 1 to 6 आवर देगा, 1 to 6 आवर, और मिल्क और मीट का हिस्ट्री यहाँ पर देने वाला है। देन टी का मतलब क्या होता है सर, टी का मतलब होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और ये किसके अंदर, फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको, रिस्क फैक्टर यहाँ पर आपको कोई रिटेंड टिश्यू देखने को मिल सकता है। रिटेंड टिश्यू के अलावा आपको कोई, जैसे कोई फीमेल ने जो है वो टैम्पॉन यूज कर रखा है ना, टैम्पॉन, या फिर हम बात कर सकते हैं कोई फॉरेन बॉडी, है ना, फॉरेन बॉडी यूज की हुई, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। देन पी का मतलब यहाँ पर आपको निमोनिया देखने को मिल सकता है ना, निमोनिया। ए का मतलब यहाँ पर ऑर्थराइटिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके अलावा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आपको देखने को मिलेगा। एन का मतलब यहाँ पर आपको नोजोकोमियल इन्फेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एस का मतलब ये सारे इन्फेक्शन, अगर पूरी बॉडी में इन्फेक्शन होता है उसको हम सेप्सिस कहते हैं ना, सेप्सिस या सेप्टिसीमिया यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, सेप्टिसीमिया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे सॉफ्ट पेन्स के बारे में यार, ओके। तो सॉफ्ट पेन्स के बारे में अभी आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। सॉफ्ट पेन्स के बारे में आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इज इट क्लियर गाइस? चलिए आई होप यू विल गेट इट कि सबसे पहले एस का मतलब यहाँ पर सॉफ्ट स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू जो है वो उसके अंदर इन्फेक्शन होगा। दूसरा ऑस्टियोमाइलाइटिस रहेगा। तीसरा फूड पॉइजनिंग के अंदर आपको क्या याद रखना है, फूड पॉइजनिंग के अंदर एक तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 1 से 6 घंटे बाद, और मिल्क और मीट की हिस्ट्री। जैसे मान लो कोई बच्चा है और छोटा सा बच्चा है, अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया और बर्थडे पार्टी में उसने वहाँ पर केक खाया, और केक पे खाने के जैसे घर पे आया उसके बाद वो रात को मिडनाइट में उसमें वॉमिटिंग डायरिया वगैरह स्टार्ट हो गया उसको, तो डेफिनेटली बात है कि ये फूड पॉइजनिंग का केस है। और उसने केक खाया था तो केक के अंदर जो है वो मिल्क रहेगा, और मिल्क के अंदर स्टेफ ऑरियस मिल सकता है। और दूसरा फिर यहाँ पर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, है ना,
टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम मतलब यहाँ पर आपको रिस्क फैक्टर कौन मिलेगा, रिटेन टिश्यूज मिलेंगे या फिर टैम्पॉन्स वगैरह की यूज करने की वजह से ये इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। फिर निमोनिया, निमोनिया जो है वो लाइक कह सकते हैं कि निमोनिया लंग्स में होता है ना। फिर उसके बाद ऑर्थराइटिस, जॉइंट्स के अंदर इन्फेक्शन, देन उसके बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी के लिए भी कॉमन कॉज जो है वो स्टेफ ऑरियस हो सकता है, नोसोकॉमियल इन्फेक्शन हो गया, या फिर सेप्सिस या सेप्टिसीमिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सॉफ्ट पेन से आप इसे याद रख सकते हैं, स्टेफ ऑरियस। फिर इन सभी का एक कॉमन ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बीटा लैक्टम्स का एग्जांपल जो है वो क्या रहेगा, पेनिसिलिन, राइट। दिस इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, तो पेनिसिलिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये एक आप इसको एक फ्लैश कार्ड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सारा कुछ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर कलेक्ट कर ली, कि जितनी भी स्टेफ ऑरियस के बारे में जितनी भी इन्फेक्शन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी, सो यहाँ पर सारी की सारी इन्फेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल गए। नाउ द सेकंड एंड अनदर वन इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, राइट, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में दो चीजें हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस है और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी क्या है, चलिए समझते हैं, आइए बात करते हैं इनके बारे में। स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, फिर वही बात है कि एक एक करके ब्रेक करते हैं। स्ट्रेप्टो यानी कि एक चेन लाइक स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रेप्टोकोकस लाइक एक चेन लाइक स्ट्रक्चर है। फिर दूसरा है कोकस। देखो कोकस का मतलब वापस से वही चीज आ जाती है, सर कोकस है तो मतलब दो चीजें हमारे सामने आती है, एक तो ग्राम पॉजिटिव आती है, ग्राम पॉजिटिव के अलावा दूसरा जो आता है तो कोकाई आता है, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पर आती हैं, राइट। फिर उसके बाद पायरोजेंस, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब शेप देखेंगे आप, इसकी चेन शेप आपको दिख रही होगी ना, चेन शेप देखो आप इसको जूम करके देखेंगे तो ये चेन शेप आपको ये बैक्टीरिया जो है वो दिख रहा होगा, एक चेन शेप का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। मान लिया इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम होता है गैप्स। क्या नाम है सर इसका, गैप्स। गैप्स का मतलब आपने सुना होगा ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। नाउ द क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे इसके, क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे सोर थ्रोट और स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर के अंदर आपने देखा होगा कि स्ट्रॉबेरी टंग भी आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, स्ट्रॉबेरी टंग जो है वो किस किस के अंदर, इसके अलावा और किस किस के अंदर देखने को मिलती है स्ट्रॉबेरी टंग से आप दो चीजें याद रखेंगे। एक तो किसके अंदर देखने को मिलती है, कावासाकी डिजीज के अंदर देखने को मिलती है, और दूसरा स्कारलेट फीवर के अंदर देखने को मिलती है। तो स्ट्रॉबेरी टंग जो है वो दो चीजों के अंदर देखने को मिलती है, दो किसके अंदर, कावासाकी डिजीज और स्कारलेट फीवर के अंदर स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है। चलिए आगे बात करें ठीक है, आगे बात करें। तो ये किसके बारे में हो गया, ये हो गया चेन शेप स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस के बारे में। पायरोजेंस जो है वो किस तरह के हैं, चेन शेप ऑर्गेनिज्म है, चेन शेप है इनकी, और इनको ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस के नाम से भी जाना जाता है। आपसे गैप्स से ही कई दफा क्वेश्चन डायरेक्टली गैप्स के नाम से ही पूछा जाएगा। इनका जो कॉमन क्लिनिकल फीचर्स हैं, सोर थ्रोट एंड स्कारलेट फीवर जो है वो रहने वाला है। ट्रांसपोर्ट मीडिया की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट मीडिया यानी कि ट्रांसपोर्ट मीडिया का मतलब क्या, बेसिकली अगर आप कहीं दूर सैंपल लेने गए तो सैंपल लेने के बाद उसको हॉस्पिटल तक भी तो पहुंचाना है, हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, उसको लाइक लेबोरेटरी तक पहुंचाना है, तो वहां पर से वहां तक यानी कि मेन सोर्स से लेकर के मेन जो टारगेट है जहां पर उसका टेस्टिंग होने वाला है वहां तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी मीडिया की तो जरूरत पड़ेगी ना। अब डायरेक्ट तो नहीं पहुंचा सकते, मतलब ऐसे तो नहीं पहुंचा सकते क्योंकि सैंपल खराब हो जाएगा और बार बार सैंपल होगा तो पेशेंट भी इरिटेट होगा, तो उसके लिए कुछ मीडिया की जरूरत पड़ती है। तो पायरोजन के लिए जिस मीडिया का यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं पाइक मीडिया, है ना। क्या कहते हैं, पाइक मीडिया। तो देखो आप यहाँ याद रखेंगे पी फॉर पायरोजन्स और पाइक मीडिया, है ना, पायरोजन्स और पाइक मीडिया, पायरोजन्स और पाइक मीडिया, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलो फिर इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी क्या है, सेम बीटा लैक्टम। क्या है, बीटा लैक्टम, और बीटा लैक्टम के अंदर कौन है, पेनिसिलिन। ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। तो देखो हमने देखो एक फ्लैश कार्ड की तरह यूज किया ना कि सर स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस सर चेन शेप बैक्टीरिया होता है, कोकस होता है तो ग्राम पॉजिटिव होता है। देखो सारे को जितने भी जिसके पीछे भी कोकस आ रहा है सबको आप क्या लगा देना, सर ग्राम पॉजिटिव है, सिर्फ एक को छोड़ देना, एक कौन है, वो निस्सेरिया है, वो ग्राम नेगेटिव है, सिंपल सी बात ये है। चलो आगे बढ़ते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की तरफ बढ़ते हैं। आओ निमोनिया को देखते हैं। देखो निमोनिया के अंदर आपको देखो क्या देखने को मिल रहा है, एक इस तरह की शेप आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे ना, इस तरह की शेप आपको देखने को मिल रही है ना, इस तरह की शेप आपको देखने को मिल रही है। चलिए इस तरह की शेप आपको देखने को मिल रही है, और इस शेप के ऊपर यहाँ पर एक ऐसा कवरिंग मिलता है। देखो इसको कैसे याद रखेंगे सर, देखो जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनी है ना, तो बेसिकली है तो कैसा है, ये पहली बात तो कोकस लगा रहे हैं आप, तो इसमें तो आप कह देंगे सर ये कोकस है मतलब ग्राम पॉजिटिव तो है ही सर, है ना, और निमोनिया है तो ये निमोनी तो कॉज करेगा, है ना। फिर उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस ये मतलब इनके ग्रुप में मिलता है बेसिकली। तो ये किस तरह का, इस तरह का ग्रुप मिलता है, इस तरह का। ये देखो आपको ये लेंस शेप दिख रहा है, ये लेंस आंखों में लेंस पहनते हैं इस तरह का, है ना, ये लेंस शेप दिख रहा है आपको, ठीक है सर लेंस देख। तो अगर सर हम आंखों में लेंस जो पहनते हैं उसकी शेप का दिख रहा है तो लेंस को हम ऐसे बाहर तो नहीं फेंकते थे ना, लेंस को तो हम किसी बक्से में बंद करके रखते हैं ना, तो इसके ऊपर क्या है कवरिंग मिलती है सर, है ना। इस कवरिंग को क्या कहते हैं हम, कैप्सुलेटेड, क्या कहते हैं इसको, कैप्सूल। तो ये कैप्सूल इसके अंदर मिलता है। अब देखो आपको एक कोकाई दो कोकाई, और इस स्टेज को कहते हैं हम डिप्लो कोकाई। क्या कहते हैं इसको, डिप्लो कोकाई। एक कोकाई था तो सिंगल कोकाई है, डबल है तो डिप्लो कोकाई, और डिप्लो कोकाई जो है वो कवर्ड बाय दी कैप्सूल। कैप्सूल से जो है वो क्या होता है, कवर होता है। इसके अंदर क्या होता है, कैप्सूल जो है वो प्रेजेंट होता है, कैप्सूल जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट। कैप्सूल जो है वो इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट। चलो ठीक है आगे बात करते हैं कि सर इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे। इसके क्लिनिकल फीचर्स होंगे कैप क्या है सर, ये कैप क्या है। अब देखो आप कैप से कैप्सूल्स भी याद रख सकते हैं कि सर कैप से तो जो है वो कैप्सूल्स भी है, और कैप का मतलब क्या है, कैप का मतलब होता है बच्चे यहाँ पर कम्युनिटी एक्वायर्ड
निमोनिया। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए जो कॉमन ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज अ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, दैट इज अ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कैसा है बच्चे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से डिप्लोकोकाई है, यानी कि डबल डबल कोकस है उसके पास, है ना, और वो सारे कैसे हैं? कैप्स्यूलेटेड। इसके अलावा और क्या कॉज कर सकता है सर? ये जो है वो मेनिंजाइटिस भी कॉज करता है। क्या करता है? मेनिंजाइटिस भी ये कॉज करता है, ठीक है। फिर इसका जो कल्चर मीडिया है वो कैसा है? देखो कल्चर मीडिया को याद रखने के लिए आपको ऐसी चीज याद रखनी पड़ेगी, कल्चर मीडिया। देखो कल्चर मीडिया को याद रखने के लिए क्या याद रखना है? कल्चर, देखो कल्चर मीडिया के लिए कैसे याद रखना है कि देखो कोइन कोइन शेप भी अभी दिख रहा है, वही लेंस है वो गोल गोल रहेगा, वो कोइन कोइन शेप का भी रहेगा, तो इसका रहेगा कैरम कैरम कॉइन मीडिया। कैसा? कैरम कॉइन मीडिया इसका रहने वाला है। बात समझ में आ गई? और ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट कैसा रहेगा इसका? बीटा लैक्टम। क्या रहेगा? बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम के अंदर क्या आएगा सर? पेनिसिलिन रहेगा। चलो ठीक है, पेनिसिलिन जो है वो उसका रहेगा। तो दिस इज द ग्राम पॉजिटिव कोकाइन। ओके, ग्राम पॉजिटिव, दिस इज द थर्ड वन, राइट? दिस इज द थर्ड वन और सेकंड वन, दिस इज एक्चुअली अ थर्ड वन, ठीक है। और इसको बिल्कुल एकदम फ्लैश कार्ड की तरह भी तो याद करना है कि देखो हमने एक बैक्टीरिया एक फ्लैश कार्ड में खत्म कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आया निस्सेरिया। निस्सेरिया इज ग्राम नेगेटिव कोकाई। हम अभी तक यही तो पढ़ रहे थे सर, ग्राम नेगेटिव कोकाई इज अ निस्सेरिया। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पूछेगा निस्सेरिया इज अ ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ऑल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कोकाई, बट एक्सेप्शन क्या है? निस्सेरिया। निस्सेरिया कैसा है? ग्राम नेगेटिव। कैसा है? ग्राम नेगेटिव कोकाई। अब देखो निस्सेरिया दो डिजीज कॉज करता है, निस्सेरिया मेनिंजाइटिस और निस्सेरिया गोनोरी। अब कौन सा वाला कैसा रहेगा दिखने में? चलिए हम बात करते हैं। तो देखो एम से बोले तो मेनिंजाइटिस, अब निस्सेरिया तो दोनों में कॉमन है, तो मेनिंजाइटिस और गोनोरिया, तो दिस इज एम एंड दिस इज जी, ठीक है। दिस इज एम एंड दिस इज जी। अब इसको देखो यहाँ से इस तरह से एक शेप बना दो, दिस वन एंड दिस वन। देखो ये इस तरह से शेप बना दिया मैंने, है ना। और यहाँ पर ये जो है किस तरह का लग रहा है? किडनी के शेप का लग रहा है, तो एक किडनी और यहाँ पर बना दो। तो ये जो है वो कैसा लगेगा? ये आपको कैसा लगेगा? किडनी शेप। या आप किडनी के अलावा क्या कह सकते हैं इसको? बीन शेप। क्या कह सकते हैं? किडनी शेप कह सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं सर? बीन शेप का भी ये लग रहा है, ठीक है। किडनी शेप या बीन शेप का लग रहा है। देखो ये कैसा है? ये है लेंस शेप का। कैसा है? ये लेंस शेप का। अब लेंस होगा तो सर लेंस के ऊपर तो कवरिंग भी होगी ना, लेंस के ऊपर तो कवरिंग भी होगी, तो लेंस के ऊपर ये कवरिंग भी है। तो लेंस के ऊपर कैसी कवरिंग है? कैप्सूल। सर कैसी कवरिंग है इसके ऊपर? कैप्सूल। भाई लेंस होगा तो उसको कवर करने के लिए कैप्सूल तो चाहिए भाई, ठीक है। अब देखो फिर बात आती है कि सर इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं, ये क्या कॉज करेगा और ये क्या कॉज करेगा। अब सर ये तो जो है वो गोनोरिया कॉज कर रहा था ना, गोनोरिया कॉज कर रहा था। गोनोरिया कैसा है? एक एसटीडी है, ठीक है। और ये कैसा है? ये मेनिंजाइटिस कॉज करेगा, मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजाइटिस कॉज करेगा, ठीक है। फर्मेंटेशन की बात करें तो फर्मेंटेशन में देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्मेंटेशन का मतलब ये है कि किसका ब्रेकडाउन कर सकता है। देखो अब यहाँ से ये आ रहा है कि ये जो है वो जी का करेगा, जी मतलब ग्लूकोज, और ये एम का करेगा। एम मतलब देखो ये किसका करेगा? ये सिर्फ जो है वो ग्लूकोज का करेगा, है ना, ये ग्लूकोज का करेगा, और ये माल्टोज प्लस ग्लूकोज दोनों का करेगा। माल्टोज प्लस ग्लूकोज दोनों का ये फर्मेंटेशन करने वाला है। तो ग्लूकोज का तो दोनों ही करेंगे, है ना, पर ये क्या करेगा? एम फॉर माल्टोज और एम फॉर मेनिंजाइटिस। एम फॉर मेनिंजाइटिस। आई होप आपको सबको याद हो रहा होगा साथ के साथ। चलिए फिर इन दोनों की अगर मीडिया की बात करें तो इन दोनों के लिए एक कॉमन मीडिया होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एमीज मीडिया। क्या कहते हैं? एमीज मीडिया। एमीज मीडिया हम कहते हैं, एमिस मीडिया हम यहाँ पर कहने वाले हैं। बात समझ में आई आपको? एमिस मीडिया विल बी देयर। ओके, नाउ व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर्स? क्लिनिकल फीचर्स हमने यहाँ पर ऊपर लिख लिए, मेनिंजाइटिस और गोनोरिया कॉज करने वाला है। अब इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है वो क्या करेगा? ट्रीटमेंट दैट इज अ सेफेलोस्पोरिन। व्हाट इज दैट? सेफेलोस्पोरिन। क्या रहेगा? सेफेलोस्पोरिन्स रहेंगे, सेफेलोस्पोरिन्स यानी कि सेफ्ट्रिएक्सोन यहाँ पर रहने वाला है। बात समझ में आ गई? चलो तो ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या रहेगा? ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या रहेगा? एमिस मीडिया रहेगा। तो निस्सेरिया मेनिंजाइटिस के बारे में और निस्सेरिया गोनोरिया के बारे में सारी बातें एकदम क्लियर हो गई ना बच्चे, कि कौन सा क्या करेगा, कौन सा वो करेगा, है ना, कौन सा किसको करेगा। तो सारे हमारे ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया जितने भी कोकस हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे हमने खत्म कर लिए ना। अब हम ग्राम पॉजिटिव वाले कौन सा पढ़ेंगे? बेसिलाई। कौन सा पढ़ेंगे? बेसिलाई। तो देखो ग्राम पॉजिटिव में सबसे पहले स्टेफ ऑरियस कैसा दिखेगा? बंच ऑफ ग्रैप्स की तरह। तो कोकस का मतलब एक तो ग्राम पॉजिटिव है और ये कोकाई शेप का है, और इसका मतलब मैंने बताया गोल्डन कलर रहेगा। देन आफ्टर जो है फिर उसके बाद कैटलिस्ट टेस्ट कैसा आएगा? कैटलिस्ट टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। एंड सॉफ्ट पैन में स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा, फूड पॉइजनिंग, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, निमोनिया, आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंड नोसोकोमियल इन्फेक्शन एंड सेप्सिस लास्ट में, ठीक है। ओके, नाउ द स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ा। स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर फिर दो बैक्टीरिया पड़े। कौन कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजेंस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजेंस क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजेंस क्या करेगा सर? सोर थ्रोट करेगा, और सोर थ्रोट एंड फेरेंजाइटिस आप कह सकते हैं ना, फेरेंजाइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ द फेरिंग्स। ओके, नाउ स्कारलेट फीवर के अंदर क्या देखने को मिलती है? स्ट्रॉबेरी टंग जो है वो कावासाकी डिजीज और स्कारलेट फीवर दोनों के अंदर देखने को मिलती है। तो दोनों के अंदर आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन बिटवीन द स्कारलेट फीवर एंड द कावासाकी डिजीज, एज यू सेड देन स्ट्रॉबेरी टंग, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देन इसके बाद ट्रांसपोर्ट मीडिया P4 पाइरोजेंस, P4 पाइक। चलो आगे बढ़े। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब ग्राम पॉजिटिव। व्हाट इज दिस? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव। अब देखो ये कैसी शेप है इसकी? डिप्लोकोकाई, यानी कि दो कोकाई, और दोनों कोकाई किसमें बंद है? एक कैप्सूल में बंद है। कैप्सूल किसका बना? पॉलीसैकेराइड। किसका? पॉलीसैकेराइड का। हाँ यार बच्चे, चलो आगे बढ़े।
देन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद देखना कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड मेनिंजाइटिस कॉज करेगा। कल्चर मीडिया क्या रहेगा, कैरम कॉइन मीडिया विल बी देयर एंड जो ट्रीटमेंट है दैट इज अ बीटा लैक्टम एंड दी पेनिसिलिन। ओके, द निस्सेरिया, द ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई जो ये दो डिजीज कॉज करेगा। द फर्स्ट वन इज ग्राम निस्सेरिया मेनिंजाइटिस एंड द निस्सेरिया गोनोरी। निस्सेरिया मेनिंजाइटिस की शेप कैसी होगी, शेप की अगर बात करें तो शेप कैसी होगी, देखो एम को ऐसा कैसा उतार दिया, फिर दोनों ऐसे कान बना दिया, यानी कि दोनों कैप्सूल बना दी, और कैप्सूल तो जहां जहां होगा उनको हम बक्से में बंद करेंगे, तो सॉरी दो लेंस बनाती है और उनको फिर हम बक्से में बंद करेंगे। उस बक्से का क्या नाम है, कैप्सूल। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बॉक्स, दैट इज अ कैप्सूल गाइस, राइट। एंड दिस इज द किडनी शेप है या फिर बीन शेप लाइक ऑर्गेनिज्म, दैट मेनिंजाइटिस कॉज करेगा एंड द गोनोरिया कॉज करेगा। अब फर्मेंटेशन की बात करें तो माल्टोस प्लस ग्लूकोज, दोनों का M फॉर मेनिंजाइटिस एंड M फॉर माल्टोस एंड द ग्लूकोज, G फॉर गोनोरिया एंड G फॉर ग्लूकोज एंड द ट्रांसपोर्ट मीडिया इज एमीज मीडिया एंड द cephalosporin will be the treatment of this disease. Okay guys, now the come to the next one, that is a Corynebacterium diphtheria. Corynebacterium diphtheria, this is a gram positive bacilli. What is this, this is a gram positive bacilli, that is a gram positive bacilli. Okay, so bacilli, this is देखो see this is the letters are the Chinese letter. ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ भी लिखा जा रहा है ना, कुछ भी कहीं भी की तरह जा रहा है। तो अगर इसकी सबसे पहले देखें तो सबसे पहले इसकी अगर शेप देखें तो दिस इज सर चाइनीज लेटर अपीयरेंस, दिस इज अ चाइनीज लेटर अपीयरेंस। ओके, नाउ सी द ग्रेन्यूल्स, अगर इसकी शेप देखिए तो यहाँ पर आपको एक ऐसा इस तरह से एक डंबल टाइप में कुछ दिख रहा होगा, दिस इज वॉलेटाइन ग्रेन्यूल्स, दिस इज अ वॉलेटाइन ग्रेन्यूल्स। और ये वॉलेटाइन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, दीज आर द एनर्जी सोर्स, दीज आर द एनर्जी सोर्स का काम करते हैं, इसका काम करते हैं, एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। और ये किसके बने होते हैं, पॉलीमेटाफॉस्फेट, किसके बने हैं, ये पॉलीमेटाफॉस्फेट के बने हैं। एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया का जो शेप है वो कैसा है, चाइनीज लेटर अपीयरेंस, चाइनीज लेटर अपीयरेंस इसका शेप है। और इसके जो ग्रेन्यूल्स है द वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, और ये वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो एनर्जी सोर्स या फिर पॉलीमेटाफॉस्फेट का काम करने वाले हैं, पॉलीमेटाफॉस्फेट का। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, स्यूडो मेम्ब्रेन, ठीक है। स्यूडो मेम्ब्रेन के अंदर इनके अंदर जो है कह सकते हैं कि पैलेट टॉन्सिल्स इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। आप इस इमेज को ध्यान से देखें, ये जो है ना, ये दिस इज द स्यूडो मेम्ब्रेन, दिस इज द स्यूडो मेम्ब्रेन। अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि स्यूडो मेम्ब्रेन आपको कौन सा डिजीज में देखने को मिलती है तो आप कहेंगे सर कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी है ना, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। तो स्यूडो एंड डिप्थेरी जो है वो स्यूडो मेम्ब्रेन कहाँ देखने को मिलती है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस। चलो आगे हम बात करें, आगे इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो आप याद रखेंगे कि व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिप्थीरिया, दैट इज अ मायोकार्डाइटिस जो है विल बी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस बैक्टीरिया। ओके, नाउ अब इसके अंदर अगर हम एक और स्पेशल फीचर देखें, इसका क्लिनिकल फीचर, अगर इसके अंदर आपने ये देखा होगा ना, तीन इमेजेस तो हमारे सामने क्लियर हो गई, क्या दिस इज द चाइनीज लेटर अपीयरेंस, और ये ब्लू कलर का क्या है, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स हैं जो कि एनर्जी सोर्स का काम करते हैं डिप्थीरिया के लिए। और यहाँ पर ये स्यूडो मेम्ब्रेन है, ये क्या है, स्यूडो मेम्ब्रेन है। और ये स्यूडो मेम्ब्रेन किसके अंदर मिलेगी, डिप्थीरिया के अंदर। नाउ ये देखो इसकी जो गर्दन है क्या ये मोटी हो रखी है, क्या ये बैल की तरह हो रखी है, तो दिस इज अ बुल नेक अपीयरेंस, दिस इज अ बुल नेक अपीयरेंस, दिस इज अ बुल नेक अपीयरेंस। ओके, सो दिस इज द मायोकार्डाइटिस, कॉम्प्लिकेशन इज मायोकार्डाइटिस एंड द क्लिनिकल फीचर्स इज स्यूडो मेम्ब्रेन एंड बुल नेक अपीयरेंस। ओके, चलो आगे इसके कल्चर मीडिया की बात करें, है ना। कल्चर मीडिया कैसा रहेगा इसका, लॉफर सीरम स्लॉप, कैसा रहेगा इसका, लॉफलर सीरम स्लॉप, लॉफलर सीरम स्लॉप विल बी द कल्चर मीडिया। अब आप इसका नाम याद रखेंगे LSS मीडिया। LSS मीडिया को हमने किससे स्लाइस किया था, हमने किया था इंस्पीशिएशन से, जिसके अंदर टेम्परेचर कितना रखा था, लेस देन 100, है ना, याद होगा आपको आई होप। तो लॉफलर सीरम स्लॉप याद रखेंगे, LSS मीडिया आप याद रखेंगे, दिस इज द कल्चर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द टेस्ट। क्या टेस्ट रहेगा इसके लिए, कौन सा टेस्ट हम करते हैं इसके लिए, डिप्थीरिया के लिए आप करते हैं शिक टेस्ट। कैसे कौन सा टेस्ट करते हैं, शिक टेस्ट। अब इस शिक टेस्ट को आप कम्युनिटी मेडिसिन में आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। एक तो स्किन टेस्ट होता है और एक ससेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है, स्किन टेस्ट और ससेप्टेबिलिटी टेस्ट विल बी देयर। तो ये दो टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ गई। ट्रीटमेंट क्या लिखेंगे आप इसका, ट्रीटमेंट क्या लिखेंगे आपका डिप्थीरिया का, एक तो एंटी टॉक्सिन्स आप यहाँ पर देने वाले हैं, एंटी टॉक्सिन्स एंड एंटीबायोटिक्स, आप यहाँ पर देने वाले हैं। बात समझ में आ गई। चलो, तो ये पूरा का पूरा डिप्थीरिया के बारे में हमारे सामने आ गया कि डिप्थीरिया क्या है। डिप्थीरिया इज कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के बारे में हमारे सामने आ गया कि डिप्थीरिया क्या है। डिप्थीरिया इज कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी ग्राम पॉजिटिव, टॉक्सिन्स आप यहाँ पर देने वाले हैं, एंटी टॉक्सिन्स एंड एंटीबायोटिक्स। क्या है, डिप्थीरिया इज अ कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई एंड द चाइनीज लेटर अपीयरेंस इसकी होती है। आप देख रहे होंगे कि चाइनीज लेटर अपीयरेंस है, आपको हिस्ट्री दी जाएगी कि इसकी स्यूडो मेम्ब्रेन की, यहाँ पर बुल नेक अपीयरेंस है, तो आप क्या देंगे सर, बुल नेक अपीयरेंस एंड दी स्यूडो मेम्ब्रेन फाउंड इन द डिप्थीरिया। ओके, चलो कॉम्प्लिकेशन जो है वो मायोकार्डाइटिस है। ओके, चलो ओके, एक ऐसा भी दे सकता है कि एक मायोकार्डाइटिस का पेशेंट हमारे पास आया है, मायोकार्डाइटिस का पेशेंट आया है और उसको उसकी हिस्ट्री हमने पूछी तो उसके पास एक बुल नेक अपीयरेंस और एक लाइक स्यूडो मेम्ब्रेन था। ओके, और कौन सा मीडिया था, LSS मीडिया, शिक टेस्ट, स्किन टेस्ट और ससेप्टेबिलिटी टेस्ट हम करते हैं इसके अंदर, और एंटीटॉक्सिन्स और एंटीबायोटिक्स
यहाँ पर देने वाले हैं। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, दैट इज अ स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज अ स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। अब स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास दो होते हैं बच्चे, हमारे पास कौन से होते हैं? दो, एक तो होता है बैसिलस और एक होता है क्लोस्ट्रीडियम। क्या होता है? तो बैसिलस एंड द क्लोस्ट्रीडियम। तो बैसिलस जो होता है वो बैसिलस के कितने पार्ट होते हैं? बैसिलस एंथ्रेकस होता है, एक बैसिलस एंथ्रेकस होता है, एक बैसिलस सेरस होता है, और क्लोस्ट्रीडियम हमारे पास तीन होते हैं। एक तो बेसिलस जो होता है वो बेसिलस के कितने पार्ट होते हैं? बेसिलस एंथ्रेकस होता है, एक बेसिलस एंथ्रेकस होता है, एक बेसिलस सेरस होता है, और क्लोस्ट्रीडियम हमारे पास तीन होते हैं। एक तो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी होता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल होता है, और क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम होता है। तो हम अलग अलग करके एक एक अलग अलग बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, एक साथ एक एक करके पढ़ते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज बेसिलस एंथ्रेकस या फिर बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस क्या कॉज करेगा? दैट इज इट विल कॉज एंथ्रेक्स। क्या कॉज करेगा? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स। अब देखो आप इसकी शेप कैसी देख पा रहे हैं? क्या आप इसकी शेप जो है वो बैम्बू शेप देख पा रहे हैं? क्या इसकी शेप जो है वो आप ये देखो बैम्बू की जैसी है, ये बैम्बू की जैसी शेप है, इस तरह से, इस तरह से। तो आप इसकी शेप में क्या लिखेंगे? सर ये तो मुझे ना बैम्बू शेप दिख रहा है। किस तरह का दिख रहा है बच्चे? ये मुझे बैम्बू शेप दिख रहा है। ओके, बैम्बू शेप दिख रहा है। अब बैम्बू शेप दिख रहा है तो इसके ऊपर क्या है ना, कैप्सूल होता है ना, कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड। और जितने भी कैप्सुलेटेड होते हैं वो किसके बने होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे आप एक इंपॉर्टेंट लाइन कि ऑल capsules are made up of polysaccharide, all capsules are made up of polysaccharide। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट लिखेंगे आप बैसिलस एंथ्रिकस, बैसिलस एंथ्रेसिस। इसका कैप्सूल किसका बना होता है? इसका जो कैप्सूल है वो कैप्सूल जो है वो किसका बना होता है? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड का जो है वो कैप्सूल बना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। भाई आई बात समझ में? अब इसके हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो हम बच्चों तीन तरह का से एंथ्रेक्स पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? तीन तरीके से हम एंथ्रेक्स पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं क्यूटेनियस। कैसा पढ़ते हैं? क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। क्या पढ़ते हैं? क्यूटेनियस एंथ्रेक्स हम पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं पल्मोनरी एंथ्रेक्स। क्या पढ़ते हैं? एक हम पढ़ते हैं पल्मोनरी एंथ्रेक्स। क्या पढ़ते हैं हम? पल्मोनरी एंथ्रेक्स। एंड द थर्ड वन हम पढ़ते हैं यहाँ पर इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। क्या पढ़ते हैं हम? इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। तो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स का मतलब ये है कि जब आप लाइक वुलन वगैरह में, जैसे वुलन फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं वो गर्दन पे रखकर इसको वुलन को ले जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो होता है वो नैक में पेनेट्रेट करता जाता है, यानी कि स्किन में पेनेट्रेट करके। दैट इज नॉन एज अ क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। दैट इज अ हाइड पॉटर। हाइड पॉटर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले को बोलते हैं ना हाइड पॉटर डिजीज भी से कहते हैं ना, हाइड पॉटर डिजीज, राइट, हाइड पॉटर डिजीज। और ये क्या करवा देती है? ये ब्लैक एस्कार करवा देती है, ब्लैक एस्कार यानी कि स्किन के अंदर ये करवा देती है। ठीक है, चलो एक पल्मोनरी एंथ्रेक्स यानी कि जो वुलन फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो इनहेलेशन के थ्रू अंदर चला गया, तो इसको बोलते हैं वूल सॉर्टर डिजीज, वूल सॉर्टर डिजीज। इसके आगे आप छोटा सा लंग्स ऐसे बना लेंगे। ठीक है, इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स की बात करें तो ड्यू टू अनकुक्ड मीट, यानी कि अनकुक्ड मीट खा लिया तो उसकी वजह से भी एंथ्रेक्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो देयर आर 3 टाइप्स जो है वो हमने पढ़े। एंथ्रेक्स क्यूटेनियस वाला पढ़ा है ना, इसके बाद एंथ्रेक्स इंटेस्टाइनल और पल्मोनरी हमने पढ़ा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या पढ़े? बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। तो बैसिलस के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी। बैसिलस एंथ्रेक्स क्या करता था? ये एंथ्रेक्स कॉज करता है और इसका शेप कैसा है? बैम्बू शेप है, कैप्सुलेटेड है। देन ऑल कैप्सूल आर मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एक्सेप्ट बैसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेसिस जो है वो किसका बना होता है? पॉलीपेप्टाइड का जो है वो बना होता है इसका कैप्सूल। और क्यूटेनियस एंथ्रेक्स ये कॉज करेगा, जिसको हम ब्लैक एस्कार के नाम से जानेंगे, कि यहाँ पर ये ब्लैक एस्कार आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक एस्कार कॉज करेगा। देन पल्मोनरी एंथ्रेक्स मतलब जो डस्ट पार्टिकल है वो उनके वो अंदर चले जाएंगे ना रेस्पिरेटरी से, इनहेलेशन के थ्रू। देन इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स यानी कि जो अनकुक्ड मीट खाने की वजह से एंथ्रेक्स होगा। ओके, नाउ द अनदर वन इज बैसिलस सीरस। दिस इज अनदर स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। और ये स्पोर फॉर्मिंग जो ऑर्गेनिज्म है ये किस तरह का है? ये किस तरह का है? चलो मुझे बताओ एक बार। ये है ग्राम पॉजिटिव। क्या है? ग्राम पॉजिटिव। और कैसा है? बेसिलाई है। सर कैसा है? ग्राम पॉजिटिव। दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। ओके, गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ये किसकी वजह से होगा? यानी कि अगर इसके अंदर जो है वो किसकी हिस्ट्री मिलने वाली है? यहाँ पर चाइनीज फ्राइड राइस की। अगेन यहाँ पर चाइनीज फ्राइड राइस की हिस्ट्री मिलेगी, चाइनीज फ्राइड राइस। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? चाइनीज फ्राइड राइस को कैसे याद रखेंगे आप इसके साथ? तो बेसिलस सीरस, C4 सीरस एंड C4 चाइनीज फ्राइड राइस आप याद रखने वाले हैं। गॉट इट। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होगी, है ना, फूड पॉइजनिंग होगी। और इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहेगा? इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 6 हार इसका भी रहने वाला है। अब आपके पास 2 केस हो गए यहाँ पर। आपके पास 2 केस कौन से हो गए? जिसके पास इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 1 to 6 हार का है। कौन सा हो गया? आइदर स्टेफ ऑरियस, और यहाँ पर क्या हो गया? एक दूसरा बैसिलस सीरस, बैसिलस सीरस, है ना। अब आपको जनरली जो है वो लाइक या तो स्टेफ ऑरियस या बैसिलस सीरस, अगर इतना सा दिया है, अगर सिर्फ और सिर्फ इतना सा दिया है कि इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 6 आवर का है, देन जो है वो या तो स्टेफोरियस का होगा या फिर बैसिलस सीरस का होगा। अगर स्टेफोरियस का होगा तो उसके अंदर किसकी हिस्ट्री मिलेगी? मिल्क या फिर मीट कंजप्शन की हिस्ट्री मिलेगी। और बैसिलस सीरस के अंदर आपको किसकी हिस्ट्री मिलेगी? यहाँ पर आपको फ्राइड राइस की मिलेगी ना, फ्राइड
राइस की हिस्ट्री यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि इंसान पार्टी में गया है, पार्टी में जाने के बाद उसने क्या खाया है, ये दोनों चीज़ें आपको एग्जामिनर लिख करके देगा। उसके बाद आपको बताना है कि ये एक बेसिलस सीरस का केस है या फिर स्टेफ ऑरियस का केस है। बात समझ में आई? चलिए कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्लोस्ट्रीडियम क्या है। देखो क्लोस्ट्रीडियम जो है, पहला इसके बारे में पढ़ते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ये क्या करता है, ये एक न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज करता है। क्या नाम है इसका? न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज करेगा, और उस न्यूरोटॉक्सिन का नाम क्या है? टिटेनोस्पोरिन। क्या नाम है उसका? टिटेनोस्पोरिन नाम है उसका। क्या नाम है उसका? टिटेनोस्पोरिन उसका नाम है। अब दूसरी बात ये है कि टिटेनोस्पोरिन सर करता क्या है, ये क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा, इंटरफेयर विद नर्व दैट कंट्रोल्स मसल। ये मसल्स के साथ जो है वो लाइक कह सकते हैं कि हम ये क्या करेगा, नर्व के साथ इंटरफेयर करेगा, जो कि मसल्स को कंट्रोल करती है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, मसल्स के रिलैक्सेशन को कंट्रोल करती है। जब उसके साथ इंटरफेयर कर लिया है तो यानी कि उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तो इसके अंदर यहाँ पर हमको मसल स्टिफनेस देखने को मिलेगी ना, मसल स्टिफनेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मसल स्टिफनेस यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। अब मसल स्टिफनेस तो हमने देख लिया, तो सर सबसे पहले कौन सी मसल स्टिफनेस को कंट्रोल कर, लाइक कह सकते हैं कि हम ये दैट। अब दूसरी बात ये है कि टिटेनोस्पोरिन सर करता क्या है, ये क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा, इंटरफेयर विद नर्व दैट कंट्रोल्स मसल। ये मसल्स के साथ जो है वो लाइक कह सकते हैं कि हम ये क्या करेगा, नर्व के साथ इंटरफेयर करेगा, जो कि मसल्स को कंट्रोल करती है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, मसल्स के रिलैक्सेशन को कंट्रोल करती है। जब उसके साथ इंटरफेयर कर लिया है तो यानी कि उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तो इसके अंदर यहाँ पर हमको मसल स्टिफनेस देखने को मिलेगी ना, मसल स्टिफनेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मसल स्टिफनेस यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। अब मसल स्टिफनेस तो हमने देख लिया, तो सर सबसे पहले कौन सी मसल स्टिफनेस होगी, तो ये आपको दिख रही होगी, इस मसल्स को बोला जाता है मैसेटर मसल्स। कौन सी मसल से? ये मैसेटर मसल्स। और ये मसल्स जो है वो च्विंग यानी कि चबाने के अंदर हेल्प करती है। तो इस मसल्स के अंदर जो है स्पाज्म आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं लॉक जो सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन बोलते हैं इसको? लॉक जो सिचुएशन। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक इस तरह के एक स्ट्रक्चर बन रही है, इसको बोलते हैं हम ओपिस्थोटोनस। कौन सा? ओपिस्थोटोनस पोजीशन। कौन सा? ओपिस्थोटोनस। या फिर इसको बोलते हैं आर्क शेप या बो शेप, है ना, आर्क शेप, ओपिस्थोटोनस शेप, या फिर इसको बोल सकते हैं आप बो शेप, या फिर इसको बोलते हैं आर्क शेप। ठीक है, आर्क बन रहा है ना ये एक, है ना, तो आर्क शेप या बो शेप इसको कंडीशन बोलते हैं, राइट। तो लो जॉक यहाँ जो है यानी कि जो जबड़ा है वो लॉक हो जाता है, मसल स्टिफनेस आ जाती है, और इसके अलावा बॉडी के अंदर ओपिस्थोटोनस पोजीशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसका रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, तो टिटेनस के रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर रस्टिंग आइटम यानी कि लोहा, और लोहा भी कौन सा? जिसपे जंग लगा हुआ है। साधारण लोहे से हमें टेटनस होने की संभावना नहीं होती है, लेकिन जंग वाले लोहे से टेटनस होने की संभावना यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें, तो कॉम्प्लिकेशन के तौर पर आप क्या याद रखेंगे कि सर कॉम्प्लिकेशन के तौर पर इसको ओपिस्थोटोनस पोजीशन यहाँ पर, ओपिस्थोटोनस, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन सी? बो शेप यहाँ पर बॉडी का पोस्चर हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम राइसस सारको सारडोनिकस 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 सार्डोनिकस इसे कहते हैं। तो राइसस सार्डोनिकस का मतलब क्या होता है? ऑल फेशियल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड। ऑल फेशियल मसल्स जो है वो क्या हो जाती हैं? कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है। ऑल फेशियल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है। शेप की बात करें तो क्या शेप रहेगा इसका? आप देखें, इस बैक्टीरिया का शेप देखें कैसा है, क्या एक ड्रम स्टिक की तरह का है? तो आप इसके याद रखेंगे कि सर ड्रम स्टिक की तरह का इसका शेप रहने वाला है। ड्रम स्टिक का मतलब समझते हैं आप, जो डोल वगैरह बजाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो ड्रम स्टिक शेप का इसका अपीयरेंस रहने वाला है। तो एक बार सब लोग मेरे साथ रिवाइज करेंगे। क्लोस्ट्रीडियम एक स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है। तो हमने दो पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने कि बेसिलस पढ़ेंगे, बेसिलस एंथ्रेसिस पढ़ा, उसके अलावा हमने बेसिलस सीरस पढ़ा, उसके अलावा हम क्लोस्ट्रीडियम पढ़ रहे हैं। क्लोस्ट्रीडियम में फर्स्ट वाला कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम फर्स्ट टिटेनी। ठीक है, तो ये एक स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है, स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज अ स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। और क्लोस्ट्रीडियम जो है, क्लोस्ट्रीडियम में फर्स्ट पड़ा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, और ये एक न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज करता है जिसको टिटेनोस्पोरिन कहते हैं, और ये इंटरफेयर करता है विद नर्व, और जो कि कंट्रोल करता है मसल्स को। मसल स्टिफनेस जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और सारे फेस की मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं राइसस सार्डोनिकस हमसे कहते हैं, राइट। ओके, हैव यू क्लियर अबाउट दैट? द सेकंड वन इज द बॉटुलिनम। बॉटुलिनम क्या कॉज करेगा, मतलब लाइक बॉटुलिज्म क्या कॉज करेगा? बॉटुलिज्म, है ना, कॉजेज बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म का मतलब क्या है? ये फूड पॉइजनिंग का पार्ट है ना, कॉजेज बॉटुलिज्म। क्या करेगा? बॉट्युलिज्म। ठीक है, बॉटुलिज्म का मतलब आप कैसे याद रखेंगे सर? बॉटुलिनिज्म जो है वो बॉटुलिनम जो है वो क्या करेगा? बॉटुलिज्म कॉज करेगा। और ये बॉटुलिज्म किससे कॉज होता है? बंद डब्बे, यानी कि जो बंद डब्बा, इसको याद रखेंगे, बंद डब्बा। बंद डब्बा का मतलब ये है कि जो पैक्ड फूड आता है ना बच्चे, पैक्ड फूड, उस पैक्ड फूड की वजह से क्या होता है? पैक्ड फूड की वजह से हमें बॉटुलिज्म यानी कि फूड इंटॉक्सिकेशन होने की संभावनाएं रहती है, पॉसिबिलिटीज रहती है। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर है? रिस्क फैक्टर की हमने बोल दिया कि सर पैक्ड फूड है ना, पैक्ड फूड कह सकते हैं, या फिर हम जो है वो बंद डब्बा इसे कह सकते हैं, बंद डब्बा यहाँ पर रहने वाला है। बात समझ में आई? पैक्ड फूड कह सकते हैं या फिर बंद डब्बा आप कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर एक और शब्द लिख लेंगे, आपको एग्जामिनर हिस्ट्री दे सकता है कैंड फूड की। कैंड फूड मतलब वो भी तो एक बंद ही है ना। चलो, फिर उसके बाद इसका रिस्क फैक्टर या क्लिनिकल फीचर्स क्या दिखेगा आपको? यहाँ पर मसल रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, मसल रिलैक्सेशन के चक्कर में यहाँ पर डायरिया बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, और इसको हम कहते हैं ज़्यादा डायरिया होने की वजह से जो है वो बहुत लूजी सा बच्चा हो जाता है, लेजी सा हो जाता है, तो दैट इज अ फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी से कहते हैं। क्या? फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम।
ठीक है। नाउ द अनदर वन इज अ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। व्हाट इज दिस क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल? ओके, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, व्हाट इज द मीन ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल? क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, दिस इज द अनदर टाइप ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। तो व्हाट इज द रिस्क फैक्टर? रिस्क फैक्टर होगा लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ज़्यादा लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स का यूज़ करने की वजह से हमें क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बात करें। कौन सी डिजीज होगी इसकी वजह से? वाटरी डायरिया यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। वाटरी डायरिया, वाटरी डायरिया मतलब यहाँ पर स्यूडो मेम्ब्रेन एंटेरोकोलाइटिस, एंटेरोकोलाइटिस इसको बोलते हैं PMEC, स्यूडो मेम्ब्रेन एंटेरोकोलाइटिस। किसकी वजह से देखने को मिलती है? वो मिलती है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल की वजह से। एक बार सब बोलेंगे, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल की वजह से डायरिया देखने को मिलता है। और कैसा डायरिया सर? वाटरी डायरिया है। स्यूडो मेम्ब्रेन एंटेरोकोलाइटिस यानी कि जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है कंटिन्यूसली, यानी कि लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द एंटीबायोटिक। ज़्यादा लंबे समय तक अगर एंटीबायोटिक यूज करते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक अगर एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? उसकी वजह से लाइक डायरिया हो जाता है, वाटरी डायरिया जिसे कहते हैं, राइट। चलिए ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट को हम कहते हैं वेंकोमाइसिन। क्या कहते हैं? वेंकोमाइसिन, ठीक है। वेंकोमाइसिन जो है इसको हमेशा जो है वो कैसा देना चाहिए? स्लो पुश करना चाहिए, स्लो पुश IV। अगर आप इसको फास्ट कर देते, अगर इसको आप क्या करेंगे, इफ फास्ट किया आपने तो उसकी वजह से कौन सा सिंड्रोम हो जाता है? रैडमैन सिंड्रोम। क्या हो जाता है? रैडमैन सिंड्रोम। अब फार्मा के अंदर सारे सिंड्रोम पढ़ेंगे क्लोराम्फेनिकोल की वजह से, लाइक ग्रेमैन सिंड्रोम, है ना, सिंड्रोम हो जाता है रैडमैन सिंड्रोम। क्या हो जाता है? रैडमैन सिंड्रोम। अब फार्मा के अंदर सारे सिंड्रोम पढ़ेंगे क्लोराम्फेनिकोल की वजह से, लाइक ग्रेमैन सिंड्रोम, है ना। फिर एक ब्लू बेबी सिंड्रोम भी होता है, तो वो सब आप पढ़ेंगे। लेकिन वैंकोमाइसिन को कैसा देना होता है? एंटीबायोटिक है तो सर इसको IV पुश करेंगे, और IV में भी बहुत स्लो हम इसको पुश करते हैं। अगर आप इसको फास्ट पुश करेंगे ना तो उसकी वजह से रेडमैन सिंड्रोम हो जाएगा। फास्ट पुश करने की वजह से क्यों होगा? क्योंकि उसकी वजह से इओसिनोफिलिया बेसोफिलिया वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से रैशेस वगैरह दिखते हैं, तो पूरा जो इंसान है वो लाल लाल दिखाई देता है। इसके लिए न्यू ड्रग भी एक आई है, न्यू ड्रग, उसका नाम जो है वो क्या लिखेंगे? फिडाक्सोमाइसिन। फिडाक्सोमाइसिन आप याद रखेंगे, ठीक है। तो फिडाक्सोमाइसिन इज अ न्यू ड्रग, ओके, दैट इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम के तीनों टाइप हो गए, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी हो गया, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम हो गया, और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल हो गया। तो दीज ऑल 3 टाइप्स आर कवर्ड इन अ सिंगल पेज, सो यू कैन यूज दिस पेज एज अ फ्लैश कार्ड, ओके। चलो माइकोबैक्टीरियम के बारे में पढ़ें। माइकोबैक्टीरियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। माइकोबैक्टीरियम इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। गाइस माइकोबैक्टीरियम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और माइकोबैक्टीरियम के अंदर पढ़ने से पहले हम इसके अंदर कुछ डेटास के बारे में जानना शुरू करते हैं कि माइकोबैक्टीरियम जो है लाइक TB इंडिया के अंदर इतना कॉमन है कि हम लोग इंडिया में बच्चे पैदा करने के साथ साथ TB प्रोडक्शन में भी बहुत नंबर 1 पे हैं, लीडिंग कंट्री के नाम से हम लोग को जाना जाता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस की, यहाँ पर मैं आपको अलग से लिखूँ, इसका डेटा मैं आपको लिखूँ, तो ट्यूबरक्लोसिस के अंदर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखेंगे TB, द फर्स्ट लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर इंडिया के अंदर बात करूं तो इंडिया जो है वो 26 से 27% ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड या फिर ग्लोबल बर्डन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कुल मिला के ये है कि 26 केसेस पर 100 पर्सन या 100 पीपल इन इंडिया। यानी कि अगर पूरे 100 लोगों में, अगर पूरे देश दुनिया के अंदर 100 लोगों के अंदर अगर TB है तो उसमें से 26 तो कहाँ से मिलेंगे आपको? इंडिया के अंदर से ही मिलेंगे। तो 26 केसेस तो आपको कहाँ मिलेंगे? इंडिया के अंदर ही मिलने वाले। बात समझ में आई आपको? चलो आगे बढ़े। अगर हम रिसेंट डेटा की बात करें तो अगर हम टोटल केसेस की बात करें कि टोटल केसेस कितने हैं, टोटल केसेस 2023 तो 27 लैक्स, अगर 2024 की बात करें तो 19.88 लैक्स, अगर हम बात करें 3% केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस आर HIV पॉजिटिव। कुल मिला के बात इतनी सी है, HIV पॉजिटिव। अगर 3% केसेस ऑफ इंडिया TB की बात करें कि इंडिया के अंदर 3% केसेस ऐसे हैं जो TB भी हैं और उनके साथ साथ HIV पॉजिटिव भी है, क्योंकि उसकी वजह से इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है तो इन्फेक्शन का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट ऑफ NTEP की बात करें, NTEP का मतलब क्या है? NTEP का मतलब होता है नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम इन इंडिया, नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम इन इंडिया अप टू 2025, यानी कि 2025 तक TB एलिमिनेशन प्रोग्राम रखा गया है कि 2025 तक हमें TB खत्म करना है। ये किसका टारगेट है? ये है NTEP का, यानी कि नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम का। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू SDG का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल।
इसका मतलब यह है कि ग्लोबल टारगेट टू एलिमिनेट टीबी, और ग्लोबल टारगेट कितना है 2030, यानी कि 2030 तक कंप्लीटली ये टारगेट बनाया गया है कि 2030 तक पूरा का पूरा जो है वो ट्यूबरक्लोसिस खत्म करना है। और ये टारगेट किसने बनाया? एसडीजी ने। लेकिन एनटीईपी का कितना टारगेट है? 2025, और शायद वो भूल गई हैं कि 2025 अगस्त जा चुका है ना, सितंबर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये टारगेट एसडीजी का है, ये एनटीईपी का है। अब अगर आगे बात करें कि कुछ प्रोग्राम्स, जैसे आपने एक प्रोग्राम का नाम सुना होगा जिसको हम निक्षय प्रोग्राम कहते हैं, है ना, निक्षय 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 प्रोग्राम जो है वो 2012 में स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स। 2012 में स्टार्ट हुआ था मई 2012 में स्टार्ट हुआ था। और ये एमसीक्यू कई बार आया है कि निक्षय प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। तो निक्षय प्रोग्राम इज रिलेटेड टू द ट्यूबरक्लोसिस एंड निश्चय प्रोग्राम इज रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी। उसके अंदर प्रेगनेंसी किट दिए जाते हैं, उसे निश्चय यानी कि निश्चित किया जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। निक्षय इसका मतलब ये इन सबसे बना है निक्षय। हिंदी में आप रखेंगे निक्षय, मतलब क्षय को जो है वो हिंदी में इसको टीबी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षय रोग, है ना। तो नी का मतलब नहीं होना, टीबी का मतलब क्षय का मतलब टीबी नहीं होना को इसको हमने निक्षय प्रोग्राम कहा। फिर अभी रिसेंटली में निक्षय 2.0 जो है वो इसका अपडेट हुआ है। और निक्षय 2.0 जो है वो कब अपडेट हुआ है, कब आया है ये निक्षय 2.0 जो है वो 2018 में आया, यानी कि 2018 के अंदर आया। अगर हम बात करें कि निक्षय पोषण योजना, अरे यार, निक्षय पोषण योजना, इस योजना के तहत क्या होता है? इस योजना के तहत कुछ पैसे दिए जाते हैं जो लोग, क्योंकि टीबी आज भी लोग जो है वो बताने से डरते हैं कि लाइक सोसाइटी में क्या होगा, ये सारी चीजें हैं, डर लगता है कि बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होगा, लोग क्या सोचेंगे कि टीबी हो रहा है, ये सब चीजें, जबकि बताना चाहिए। तो लोग बताने के यानी कि उकसाने के लिए भी पैसा दे रहा है कि पैसे इस बहाने नहीं बताएगा तो पैसे के बहाने तो बताएगा। तो इसके अंदर पेमेंट दिया जाता है, उसको पैसा दिया जाता है। तो पेमेंट कितना दिया जाता है? देखो, बिफोर नवंबर है ना, बिफोर नवंबर जो है वो इस नवंबर से कितना दिया जाता था? ये जो 2024 का नवंबर था तो उसको 500 रुपये पर मंथ दिया जाता था। 500 रुपये पर मंथ दिया जाता था। कब? ड्यूरिंग मेडिसिन जब वो लेता था, तो मेडिसिन लेगा तो उसको एक टीबी कार्ड दिया जाता था। तो टीबी कार्ड में एंट्री होती थी, पोर्टल पे चढ़ता था, उसके अकाउंट में 500 रुपीज आ जाते थे, तो ड्यूरिंग मेडिसिन दिया जाता था। या फिर हम बात करें आगे, आफ्टर 2024 नवंबर जो है इस रेट को बढ़ा करके कितना बढ़ा दिया? 1000 रुपये बढ़ा दिया। उसने कहा कि भाई हमारा तो खर्चा नहीं चल रहा है ना भाई, 500 रुपये से क्या होता है बाकी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है 500 रुपये ज़्यादा और ले लो। तो ड्यूरिंग टीबी मेडिकेशंस, तो जब टीबी की मेडिकेशन चल रही होंगी तो उसको कितना मिलेगा? 1000 रुपीज़ मिलेगा, राइट। चलिए, अगर कोई पेशेंट है, अगर वो पेशेंट आया है हॉस्पिटल के अंदर, उसने डायग्नोसिस करवाया है, तो उसको क्या मिलेगा? यानी कि वन टाइम डायग्नोसिस पेमेंट मिलता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वन टाइम डायग्नोस्टिक पेमेंट। क्या बोलते हैं इसको? वन टाइम डायग्नोस्टिक पेमेंट। वन टाइम डायग्नोस्टिक पेमेंट। तो वन टाइम डायग्नोस्टिक पेमेंट मिलते हैं, तो वो कितना बोलते हैं उसको? कितना मिलता है? 3000 मिलता है ड्यूरिंग टीबी डायग्नोसिस। अगर कोई इंसान आया है और उसको टीबी डायग्नोसिस हो गया है तो उसको हम कितना देते हैं? 3000 देते हैं ड्यूरिंग टीबी डायग्नोसिस के। तो वन टाइम डायग्नोसिस पेमेंट इज 3000, ओके। तो 3000 रुपये उसको मिलते हैं। भाई इतना लालच दे दिया, भाई इंसान आएगा तो सही, अब कहीं ना कहीं तो रुकेगा तो नहीं। चलो आगे बात करें। तो ये था टीबी की एक एपिडेमियोलॉजी या फिर टीबी की बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक इन्फेक्शन की बात करें तो ये सारी चीजें थी। अगर हम इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो टीबी के लिए जो एजेंट जिम्मेदार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टीबी के लिए जो एजेंट जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? उसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम tuberculosis. What is this? ट्यूबरक्लोसिस, या इसको बोलते हैं हाँ ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, या फिर इसको आप इस नाम से भी आपको ये मिल सकता है ट्यूबरकल बेसिलाई, या आपको ट्यूबरकल बेसिलाई के तौर पे भी मिल सकता है। ये एक तरीके का ग्राम पॉजिटिव एसिड फास्ट बेसिलाई है। इसके बारे में आप जानते होंगे। इसकी शेप जो है वो रोड शेप होती है, बेसिलाई है तो रोड शेप होती है, इस तरह का ये दिखता है। ये कंप्लीटली हम बात करें तो एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया। और एरोबिक में कौन सा है? ये ऑब्लिगेट, ठीक है। इसकी जगह आप डायरेक्ट लिख लो O2 फॉर सर्वाइवल। O2 फॉर सर्वाइवल, इसका मतलब ये है कि बिना ऑक्सीजन के ये जिंदा नहीं रह सकता। दैट इज अ ऑब्लिगेट, दैट इज अ एरोबिक बैक्टीरिया, ओके। चलो इसके बाद स्टेन की अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो ZN स्टेन से इसको स्टेन किया गया था। कितना लिया था हमने? 20%। कितना लिया था हमने? 20% H2SO4 हमने यहाँ लिया था, 20% H2SO4, ठीक है। क्यों लिया था भैया 20% H2SO4? बिकॉज सेल वॉल मेड अप ऑफ माइकोलिक एसिड। और माइकोलिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए हमने 20% H2SO4 लिया। बात समझ में आ गई? फिर अगर इसके हम कल्चर मीडिया की बात करें तो इसका कल्चर मीडिया कैसा है? LJ मीडिया विल बी द कल्चर मीडिया, ठीक है।
तो एल्चर मीडिया जो है उसका कल्चर मीडिया रहेगा, और कल्चर मीडिया इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो क्या क्या है इसके अंदर हम बात करते हैं ग्लिसरॉल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर पोटैटो स्टार्च इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और एग जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द एल्जे मीडिया, तो ग्लिसरॉल, पोटैटो स्टार्च एंड एग इज द कंपोनेंट राइट ऑफ द एल्जे मीडिया। चले ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि कॉच बैसिलाई को किसने डिस्कवर किया था? जब रॉबर्ट कॉच ने किया था सर, हम डे 1 पे जब साइंटिस्ट पढ़ रहे थे तो हम उसके बारे में पढ़ा था सारा कुछ, हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया। ओके कम टू द नेक्स्ट वन। अब हम टाइप की बात करते हैं। तो अभी तक तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं इस फैक्चुअल डेटा को, कि टीबी जो है वो फर्स्ट लीडिंग कंट्री जो है हमारी इंडिया है। भारत में बच्चे पैदा करने के अलावा टीबी के मरीज भी खूब जम के पैदा किए जाते हैं। तो फर्स्ट लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज नॉन एज इंडिया राइट। तो 26 to 27% ग्लोबल बर्डन का हमारे पास इंडिया के अंदर प्रेजेंट है ट्यूबरक्लोसिस को लेकर। अगर 3% ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के केसेस की बात करूँ तो वो एचआईवी पॉजिटिव भी है साथ के साथ राइट। और टारगेट ऑफ एनटीईपी यानी कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस यानी कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसका टारगेट था कि कब तक 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करना है। और ग्लोबल टारगेट जो एलिमिनेशन टीबी यानी कि हम बात करें 2030 तक पूरा खत्म करना है, ये किसका टारगेट था? ये एसडीजी का यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट था। अगर हम बात करें निक्षय प्रोग्राम की, तो निक्षय प्रोग्राम क्या है? निक्षय प्रोग्राम बेसिकली जो है टीबी के मरीज को डायग्नोसिस करने के लिए था, है ना, और डायग्नोसिस करके ये खत्म करने के लिए था ये रोग निक्षय यानी कि हर इंसान जो है वो कैसा हो, रोग मुक्त। कौन सा रोग? क्षय रोग मुक्त हो। ठीक है, फिर निक्षय पोषण योजना के तहत क्या गया, पेमेंट का जो है वो डिक्लेयर किया गया कि हर इंसान को जो है वो 500 रुपये पर मंथ ये दिए जाएंगे जब तक वो दवाई लेगा ट्यूबरक्लोसिस की। और पिछले साल नवंबर के अंदर जो है वो चेंज कर दिया कि 500 की जगह 1000 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ ड्यूरिंग टीबी मेडिकेशन। फिर एक वन टाइम डायग्नोस्टिक पेमेंट भी होता है जो कितना था, 3000 था ड्यूरिंग डायग्नोसिस। ओके चले ओके कम टू द नेक्स्ट वन, द टाइप्स ऑफ टीबी। टाइप्स ऑफ टीबी की बात करें, टाइप्स ऑफ टीबी कितने टाइप की होती है? देखो वैसे तो ये 2 टाइप की होती है, प्राइमरी टीबी और सेकेंडरी टीबी, बट हम पूरा अलग अलग पढ़ते हैं। प्राइमरी पढ़ते हैं, एक सेकेंडरी पढ़ते हैं और एक मिलियरी पढ़ते हैं। मिलियरी जो है वो सेकेंडरी का ही पार्ट होता है। तो प्राइमरी टीबी का मतलब क्या है भैया? प्राइमरी टीबी, प्राइमरी टीबी का मतलब क्या है? सेकेंडरी टीबी का मतलब क्या है? और यहाँ पर मिलियरी टीबी का मतलब क्या है? मिलियरी टीबी का मतलब क्या है? प्राइमरी का मतलब क्या है? और सेकेंडरी टीबी का मतलब क्या है? प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जो लंग्स में हो रही है, दैट इज अ पल्मोनरी टीबी बेसिकली। तो जो पल्मोनरी टीबी है उसी को हम प्राइमरी टीबी कहते हैं, है ना, पल्मोनरी टीबी। और सेकेंडरी टीबी का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, मिलियरी टीबी को दूसरा नाम होता है डिसेमिनेटेड टीबी, यानी कि अगर टीबी जो है वो किडनी में हो रही है या फिर टीबी जो है वो टीबीहीन स्पाइन में हो रही है। तो टीबी में जो होती है उसको हम बोलते हैं पुटी किडनी, पुटी किडनी। और अगर स्पाइन में होती है तो हम उसको बोलते हैं पॉट स्पाइन। क्या कहते हैं उसको? पॉट स्पाइन। अब पल्मोनरी टीबी देखो, मोस्ट कॉमन साइन जो है वो यही होती है, मोस्ट कॉमन साइट जो है वो कौन सी है? पल्मोनरी यानी कि लंग्स, लंग्स के अंदर होती है, ये लंग्स के अंदर होती है। ठीक है, अब लंग्स के अंदर कहाँ पर होती है? इस वाले एरिया में। ये अपर लोब है, ये लोअर लोब है। ठीक है, ये अपर लोब है, ये लोअर लोब है। तो इसके लिए मोस्ट कॉमन साइट की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन साइट हम बोलते हैं कि लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब एंड अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब, अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब एंड लोअर पार्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब एंड लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब। अब इसको ध्यान से देखो कि ये क्या है, ये अपर पार्ट, ये लोअर लोब का, और अपर लोब का क्या है? ये लोअर पार्ट। तो यहाँ पर कौन सी होती है? प्राइमरी या फिर पल्मोनरी टीबी हम बात कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की हम बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी दिस इज लंग्स एंड अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, यानी कि अपार्ट फ्रॉम द लंग्स यानी कि अपेक्स ऑफ द लंग्स जो है वो इसका मोस्ट कॉमन साइट है। ठीक है, तो अपेक्स ऑफ द लंग, अपार्ट फ्रॉम ऑफ द लंग्स हम बात करें तो दैट इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। और ये मोस्ट कॉमन जो है वो कहाँ होती है? लिम्फ नोड के अंदर। कहाँ पर होती है? लिम्फ नोड के अंदर ये देखने को मिलती है ना। इसको हम प्यार से ETP एक्स्ट्रा पल्मोनरी EPTB भी कहते हैं, EPTB एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, है ना, इसको ये कहते हैं प्यार से। ठीक है, अब आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। चलें, इसके अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होती है वो लिम्फ नोड के अंदर हो सकती है, ब्लड के अंदर हो सकती है, इंटेस्टाइन के अंदर हो सकती है, मेनिंजाइटिस के अंदर। देखो अब बात ये आती है कि सर लंग्स है, अब ना लंग्स के अंदर ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है, तो लंग्स के अंदर ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है तो वहाँ पर इन्फेक्शन है तो कफ तो बनेगा ही ना। तो कफ बनेगा तो इंसान कफिंग करके हमारी बॉडी उसको बाहर फेंकने की भी कोशिश करेगी। अब हुआ क्या कि वो कफ के अंदर जो है वो सलाइवा बाहर, सॉरी कफ के थ्रू वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर भी आने की कोशिश करेगा। तो वो बाहर आएगा तो वो हमारी ऑरल कैविटी के अंदर भी आएगा। वो ऑरल कैविटी के अंदर क्या होता है सर, कई बार हम जो है वो जो सलाइवा होता है उसको निगल जाते हैं, निगल के पेट में चला गया, वो पेट से फिर आगे इंटेस्टाइन में चला गया, तो वहाँ से ऐसे इंटेस्टाइनल टीबी होने के चांसेस रहते हैं राइट। तो स्पॉट्स टीबी का एक और नाम लिखेंगे आप यहाँ पर, स्पॉट्स का स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस यहाँ पर आप नाम लिखने वाले। नाउ अगेन वंस अगेन वी आर गोइंग टू द कह सकते हैं यहाँ पर एक और चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पर, स्टेजेस ऑफ टीबी, कि सबसे पहले कौन सी टीबी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। देखो टीबी ऐसे नहीं होती है ना, टीबी सबसे पहले एक देखो, मान लो आप आज किसी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के कांटेक्ट में आए, अब ट्यूबरक्लोसिस वाले किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए आप, और उसके बाद लाइक ऐसा थोड़ी होगा कि आपको हैंड टू हैंड टीबी हो जाएगा या फिर
आप मिल के आए और शाम को आपको टीबी हो गया, ऐसा नहीं होगा ना। तो सबसे पहले जो फेज आती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट टीबी। क्या बोलते हैं? लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी का मतलब ये कि बॉडी के अंदर आपके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट वो लेटेंट स्टेज में, यानी कि वहां पर कोई भी, यानी कि नो साइन सिम्टम्स, आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स वहां पर नजर नहीं आएंगे। फिर सेकंड जो टाइप है उसका नाम है प्राइमरी पल्मोनरी टी, प्राइमरी पल्मोनरी टीबी। फिर उसके बाद आता है एक्टिव टीबी, एक्टिव टीबी। एंड द लास्ट वन इज हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो प्राइमरी, ये जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी पल्मोनरी टीबी है, इसके अंदर आप क्या करते हैं? मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? मॉन्टेक्स टेस्ट करेंगे। और मॉन्टेक्स टेस्ट जो है नॉट अ कन्फर्मेटरी टेस्ट, नॉट अ कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले सर जो है लेटेंट टीबी होगा, देन उसके बाद प्राइमरी पल्मोनरी टीबी, देन एक्टिव टीबी, देन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो दीज ऑल आर द थिंग्स जो कि आपको याद रखने की, इतने स्टेजेस के अंदर आपको यहाँ पर टीबी देखने को मिलेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सभी को? चलो अब इसका डायग्नोसिस बना ले, हम डायग्नोसिस बनाते हैं। आइए, डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? एक्सरे वाला डायग्नोसिस बनाते हैं ना, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस बनाते हैं हम। आओ, रेडियोलॉजी 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 के अंदर हम क्या करेंगे बच्चा? एक्सरे करवाएंगे। क्या करवाएंगे हम? एक्सरे करवाएंगे इसका। और एक्सरे जब हम इसका एक्सरे करवाते हैं तो हमें यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। जब इसका आप एक्सरे करवाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? गोन्स फोकस देखने को मिलता है। गोन्स फोकस क्या होता है सर? गोन्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है? बेसिकली हम लोग जो है ना पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, चाहे लेप्रोसी हो चाहे ट्यूबरक्लोसिस हो, उसके अंदर गोन्स फोकस बन जाता है कि मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट और टी सेल वगैरह मिलकर, ये सब सारी सेल्स मिलकर के क्या बनाती है? गोन्स फोकस बनाती है। अब देखो, अगर इफ गोन्स यानी कि, या फिर हम बात करें लीजन्स की, इफ लीजन इन लंग्स, अगर लीजन जो है वो लंग्स के अंदर है तो हम उसको क्या बोलते हैं? गोहन्स फोकस। क्या बोलते हैं उसको? गोहन्स फोकस उसको कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर सिर्फ लंग्स के अंदर है तो हम उसको क्या बोलेंगे? गोन्स फोकस उसे कहते हैं। अगर लीजन जो है वो लंग्स के अलावा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर लंग्स प्लस लिम्फ नोड, अगर लीजन दोनों को इन्वॉल्व करके रख रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको गोहन्स कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। गोहन्स कॉम्प्लेक्स कहेंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कि कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा चीजें जब इन्वॉल्व होती है तो हम उसे गोहन्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं, राइट। चलिए तीसरी हम बात करें, थर्ड वन। जब अगर हम बात करें कि ये जो लीजन है, जब इसके अंदर क्या होगा? कैल्शियम शो होने लगेगा। क्या होने लगेगा? कैल्शियम शो होने लगेगा, तो हम इसको बोलते हैं रेंके कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं हम इसको? रेंके कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं, राइट। तो लिम्फ नोड और लंग्स होगा तो गोन्स कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। और अगर कैल्शियम शो होगा तो उसकी वजह से हम क्या बोलेंगे? रेंकेस कॉम्प्लेक्स हमसे कहने वाले। इज इट क्लियर? चले आगे हम बढ़े। माइक्रोबायोलॉजिकली यानी कि माइक्रोस्कोपिकली, या फिर माइक्रोबायोलॉजी नहीं, माइक्रोस्कोपिकली यहाँ पे होने वाला है। माइक्रोस्कोपिकली क्या टेस्ट करेंगे? माइक्रोस्कोपिकली जो टेस्ट करेंगे हम उसको क्या कहते हैं? स्पुटम टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? स्पुटम। क्या कहते हैं? स्पुटम। और दिस इज अ, यहाँ पर पहले स्पुटम का नाम लिखना जरूरी है, अदरवाइज हम इसको समझ नहीं पाएंगे। स्पुटम, स्पुटम कल्चर। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट दिस इज अ confirmatory, दिस इज अ confirmatory टेस्ट ऑफ टीबी। तो ये टीबी के लिए क्या है? कन्फर्मेटरी टेस्ट होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें कि इंडिकेट इंसिडेंस ऑफ टीबी इन कम्युनिटी। इंसिडेंस कम्युनिटी यानी कि कम्युनिटी के अंदर जो है वो नए केसेस आ रहे हैं। इंसिडेंस का मतलब वही ना, नए केसेस। प्रेवलेंस का मतलब जो है वो पुराने केसेस, इंसिडेंस का मतलब नए नए केसेस। तो नए नए केसेस के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन होगा? स्पुटम कल्चर होगा। भाई स्पुटम से तभी तो पता चलेगा, स्पुटम करेंगे तभी तो ये नया जैसे। अब प्रेवलेंस का मतलब ये है कि पुराना केस जो है वो आ रहा है। अब टोटल सैंपल कितने लेते हैं? टोटल सैंपल की अगर हम बात करें तो टोटल सैंपल की बात करें तो टोटल जो है वो 3 सैंपल लेते हैं, ठीक है। अगर ओल्ड डेटा के अनुसार बात करें तो ओल्ड डेटा के अनुसार जो है वो कितने सैंपल लेते हैं? 3 सैंपल हम लेते हैं। लेकिन अगर हम न्यू डेटा के हिसाब से बात करें, किसके हिसाब से? न्यू डेटा के हिसाब से, तो 2 सैंपल हम लेते हैं। किसके हिसाब से? न्यू डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो न्यू डेटा के हिसाब से जो है वो 2 सैंपल हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। और सैंपल जो है वो सबसे बेस्ट कौन सा होता है? सैंपल जो है सबसे अर्ली मॉर्निंग वाला जो है वो सैंपल सबसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर आप स्टार मार्क करके लिखेंगे। तो फर्स्ट सैंपल तो आप कब लेंगे? फर्स्ट सैंपल ऑन द स्पॉट। और सेकंड सैंपल आप कब लेंगे? सेकंड सैंपल लेंगे आप अर्ली मॉर्निंग विदाउट क्लीनिंग ऑरल कैविटी। इसमें लिखेंगे टू फाइंड आउट मोर concentration of
बेसिलाई, मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेसिलाई। ठीक है, बात समझ में आई? तो बेसिकली दिस इज लाइक दिस इज द माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन, राइट। अब इसके अलावा एक और एग्जामिनेशन होता है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर दो हो गए ना, दो माइक्रोस्कोपिकली हो गया। अब तीसरा जिसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, दैट इज अ मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और मॉन्टेक्स टेस्ट के बारे में आप सब लोग जो है वो हेडिंग लगा के भी लिखेंगे, है ना। मॉन्टेक्स टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट करते कैसे हैं, कितना लाइक साइट कौन सी है, कह सकते हैं कि सैंपल में क्या लेंगे, है ना, कितना सर्कल कितना रेशेस होना जरूरी है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं कि वॉन प्रिक्विट, तो गिवन बाय वॉन प्रिक्विट, गिवन बाय वॉन प्रिक्विट 1907 के अंदर इन्होंने दिया था। फिर दूसरी बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो बेस्ड ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। फिर अगर हम बात करें इंसिडेंस, यानी कि न्यू केसेस, न्यू केसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्पुटम, और कहा था कि प्रिवेलेंस, प्रिवेलेंस जो है यानी कि ओल्ड केसेस, ओल्ड केसेस किससे डिक्लिफाई होते हैं, वो होते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट से। मॉन्टेक्स टेस्ट करते कहते हैं, इसका जो मेथड है, मेथड इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो मेथड इसका जो होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, 0.1 ml क्या यूज़ करते हैं, पीपीडी। पीपीडी का मतलब होता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, प्रोटीन डेरिवेटिव। ये किस रूट से देते हैं हम, आईडी रूट से, यानी कि इंट्राडर्मल रूट से हम लोग देते हैं। अब इंट्राडर्मल रूट से देने के बाद क्या होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि इंट्राडर्मल रूट तो आपने दे दिया, यानी कि पूरी बॉडी में कहाँ देंगे, यहाँ पे थोड़ी देंगे, यहाँ पे थोड़ी देंगे, कहाँ पे देंगे, ये देते हैं हम फ्लैक्सर। फ्लैक्सर यानी कि सामने वाली जो साइड है, यानी कि जो व्हाइट वाली साइड है, फ्लैक्सर सरफेस ऑफ फोरआर्म। फ्लेक्सर सरफेस ऑफ फोरआर्म पे क्यों देते हैं, क्योंकि ये इस वाली, यानी कि ये जो कह सकते हैं कि जो अपर वाली साइड है ये थोड़ी डार्क होती है, और ये जो अंदर वाली साइड है थोड़ी सी लाइट होती है, तो इसलिए हम कहते हैं फ्लेक्सर सरफेस ऑफ दी फोरआर्म पे देते हैं। और इसका जो रिजल्ट है, और ये रिजल्ट हम कब देखते हैं, 48 टू 72 आवर्स के अंदर हम देखते हैं। और 48 टू 72 आवर्स के अंदर हमारे 72 आवर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपको दोनों ऑप्शन में दिए होंगे तो आप 72 आवर्स पे ज़्यादा एक्यूरेटली जो है वो टिक करेंगे। अब इसके कंक्लूजन्स देखते हैं कि कंक्लूजन्स क्या क्या आते हैं सर, कंक्लूजन्स, और इसके कंक्लूजन्स देखते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं रेडनेस, क्या देखते हैं, रेडनेस देखते हैं। तो रेडनेस 5 mm, ठीक है, 5 mm, 10 mm, हम बात करें 15 mm। अगर 5 mm आएगा तो कब पॉजिटिव होगा, 10 mm आएगा तो कब पॉजिटिव होगा, 15 mm आएगा तो कब पॉजिटिव होगा। तो बच्चों 5 mm जब पॉजिटिव आता है तो हमारे पास 4 केस बनते हैं, ठीक है, 4 से 5 केस बनते हैं। करके देखते हैं कि कौन कौन सा केस बनता है। हम 5 mm से ज़्यादा अगर आ गया रेडनेस, ये जो सर्कल है ये अगर ये 5 mm से ज़्यादा आ गया तो हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव आ गया। कब, जब हमने देखा होगा कि उसके चेस्ट एक्सरे के अंदर जो है, हम चेस्ट एक्सरे के अंदर हम देख पाएंगे कि चेस्ट एक्सरे शोज प्रीवियस टीबी, है ना, प्रीवियस ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। फिर इन एड्स, और ये वाला क्वेश्चन तो इतनी दफा पूछा गया है जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है, कि हर एग्जाम में कि लाइक टीबी वाला, एड्स वाला कोई पेशेंट है, उसके अंदर हमने उसको टीबी हुआ है और उसके अंदर मॉन्टेक्स टेस्ट किया और उसके अंदर लाइक कब पॉजिटिव देखने को मिलेगा, तो 5 से बड़ी साइज में उसके अंदर मिल जाएगा क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो रखा है ऑलरेडी। तो ये वाला क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के अंदर देखें, फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड के अंदर रिसेंट कॉन्टैक्ट विद एक्टिव टीबी, रिसेंट कॉन्टैक्ट विद एक्टिव टीबी के अंदर ये है पॉजिटिव मिलेगा। तो ये 4 से 5 केस हमने देखे कि 4 से 5 केस होंगे तो आपको जो है वो इसका पॉजिटिव देखने को मिलेगा इम्पैक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या कहेंगे कि सर ये जितने भी केस इनके अंदर, सब के अंदर मॉन्टेक्स टेस्ट के अंदर 5 mm से ज़्यादा आता है तो हम उसको पॉजिटिव टीबी का केस कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव टीबी का केस कंसिडर करेंगे अगर इन पांच तरह के पेशेंट के अंदर अगर साइज हमें 5 mm से ज़्यादा मिल गई। अगर हम बात करें आगे 10 mm की, तो हम बात कर सकते हैं कि जैसे रिसेंट इमिग्रेंट्स फ्रॉम हाई एपिडेमिक एरिया ऑफ टीबी। फिर दूसरा हम बात कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है जो कि 4 साल से कम का है। फिर अगर हम बात करें कोई लेप्रोसी का पेशेंट है, है ना, डायबिटिक मदर है, CRF का केस है, ल्यूकेमिया का केस है, तो इन सब के अंदर भी अगर 10 से ज़्यादा होगा तो हम उसको पॉजिटिव टीबी का कंसिडर करेंगे। अगर 15 mm से है तो पेशेंट विद नो रिस्क फैक्टर, अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भैया तुम्हारे अंदर 15 होगा तब जाके पॉजिटिव होगा। लेकिन जस्ट लाइक रिस्क फैक्टर का मतलब अगर ना वो कोई डायबिटिक है, ना उसका किडनी फेलियर है, ना कोई वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, ना वो एड्स वाला पेशेंट है, ना वो किसी के अंदर 15 होगा तब जाके पेशेंट विद उसी का पेशेंट है ना, डायबिटिक मदर है, CRF का केस है,
ल्यूकेमिया का केस है, तो इन सब के अंदर भी अगर 10 से ज़्यादा होगा तो हम उसको पॉजिटिव टीबी का कंसिडर करेंगे। अगर 15 से है तो पेशेंट विद नो रिस्क फैक्टर। अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भैया तुम्हारे अंदर 15 होगा तब जाके पॉजिटिव होगा। लेकिन जस्ट लाइक रिस्क फैक्टर का मतलब अगर ना वो कोई डायबिटिक है, ना उसका किडनी फेलियर है, ना कोई वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, ना वो एड्स वाला पेशेंट है, ना वो किसी से टच में आया है, तो ये सब चीज़ों को के लेके हम मॉन्टेक्स टेस्ट का रिजल्ट निकाल सकते हैं। और सभी देख लिए, मैंने सारे बता दिए कि 5 से ज़्यादा आएगा तो किसके अंदर पॉजिटिव आएगा, 10 से ज़्यादा आएगा तो किसके अंदर आएगा, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। बात समझ में आ गई? चलो अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है कि सर जो मॉन्टेक्स टेस्ट है वो फॉल्स पॉजिटिव किसके अंदर मिलेगा? मॉन्टेक्स टेस्ट फॉल्स रिपोर्ट है ना, फॉल्स रिपोर्ट के नाम से देखते हैं। इसके अंदर हम 2 सिनेरियो बनाते हैं, या तो हमें क्या मिलेगी, फॉल्स पॉजिटिव मिलेगी या फिर फॉल्स नेगेटिव मिलेगी। फॉल्स पॉजिटिव मिलेगी तो यानी कि आफ्टर बीसीजी वैक्सीन, आपने बीसीजी का वैक्सीन लगाया, इसका मतलब आपने तो ऑलरेडी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला ना। भाई बीसीजी किसके लिए लगता है? ट्यूबरक्लोसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ट्यूबरक्लोसिस का जो वायरस है, सॉरी बैक्टीरिया है, वो तो आपने ऑलरेडी अंदर डाल दिया। तो बीसीजी की वैक्सीन के बाद है ना, एडमिनिस्टर्ड मोर पीपीडी, ठीक है। तो टू डीप, बहुत ज़्यादा अगर इंजेक्शन लगा दिया तो उसकी वजह से भी हमें फॉल्स पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। HIV एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर हमें फॉल्स नेगेटिव। अगर कोई एड्स का पेशेंट है, अगर उसका हमने मॉन्टेक्स टेस्ट किया तो उसका भी हमें नेगेटिव रिपोर्ट मिल सकता है, अगर विदाउट साइन एंड सिम्टम्स किया तो। दिस इज ऑल अबाउट द मॉन्टेक्स टेस्ट, माइक्रोस्कोपी, डायग्नोसिस एटसेट्रा। अगर उसका हमने मॉन्टेक्स टेस्ट किया तो उसका भी हमें नेगेटिव रिपोर्ट मिल सकता है, अगर विदाउट पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। HIV एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर हमें फॉल्स नेगेटिव। अगर कोई एड्स का पेशेंट है, अगर उसका हमने मॉन्टेक्स टेस्ट किया तो उसका भी हमें नेगेटिव रिपोर्ट मिल सकता है, अगर विदाउट साइन एंड सिम्टम्स किया तो। दिस इज ऑल अबाउट द मॉन्टेक्स टेस्ट, माइक्रोस्कोपी, डायग्नोसिस एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कर ली। और इसका ट्रीटमेंट आप डेफिनेटली जो है वो किसी न किसी उसके अंदर पढ़ेंगे, लाइक मैं तो मेडिसिन में पढ़ेंगे, कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर पढ़ेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, द वन मोर बैक्टीरिया इज नॉन एज अगेन माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। लेप्रा के अंदर क्या है? बेसिकली 5 टर्म्स हैं। क्या है? LEPRA। क्या है? LEPRA, यानी कि इसके अंदर हम 5% H2SO4 लेते हैं, ठीक है। ZN स्टेन के अंदर क्या लेते हैं? 5% H2SO4 लेते हैं ZN स्टेन के अंदर। इसको मैं अलग कलर से ही लिख देता हूँ ताकि पूरा कंफ्यूजन ये मिक्स ना हो, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है? इसके अंदर स्किन का LEPRA, यानी कि इसके अंदर हम के अंदर क्या है? बेसिकली 5 टर्म्स हैं। क्या है? LEPRA। क्या है? LEPRA, यानी कि इसके अंदर हम 5% H2SO4 लेते हैं, ठीक है। ZN स्टेन के अंदर क्या लेते हैं? 5% H2SO4 लेते हैं ZN स्टेन के अंदर। इसको मैं अलग कलर से ही लिख देता हूँ ताकि पूरा कंफ्यूजन ये मिक्स ना हो, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है? इसके अंदर स्किन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, स्किन इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। इसके अंदर एलोपेशिया देखने को मिलता है, एलोपेशिया। एलोपेशिया भी कौन सा? आई ब्रोज का, है ना, और लेशेज, ठीक है। फिर इसके अंदर नर्व इन्वॉल्वमेंट, यानी कि लॉस ऑफ सेंसेशन, यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर द लाइक सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द माइकोबैक्टीरियम लेप्री और हैंसन्स बैसिलाई, इसका नाम ये है। तो ये सारा आप इतना सारा ट्यूबरक्लोसिस हमने पढ़ा, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से ध्यान से अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ओके, सो अगेन द एक्टिनोमाइसिस। सो व्हाट इज एक्टिनोमाइसिस? बेसिकली एक्टिनोमाइसिस की वजह से क्या होता है? इसकी वजह से होता है माइसीटोमा फुट। क्या होता है इसको? माइसीटोमा फुट इसकी वजह से होता है कि क्या करता है? कॉज इन्फेक्शंस इन IUCD डिवाइसेस, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पर ऐसे कुछ तरह से बहुत सारे जो है वो लाइक फाइबर्स लगे होते हैं, इसको हम बोलते हैं फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म, राइट। सो अगेन लिस्टेरिया के बारे में सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है, टम्बलिंग मोर्टेलिटी, ये हमने शुरुआत में भी पढ़ी थी, राइट। चलिए, ओके, तो दिस इज अबाउट द दिस इज अबाउट दी व्हाट इज दिस इज अबाउट द ट्यूबरक्लोसिस लेप्रा एंड ऑल द ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ऑल द ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज फिनिश्ड। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्राम नेगेटिव कौन कौन से होते हैं। चलिए।